हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कक्षा 11वीं एनसीईआरटी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, रसायन विज्ञान। इसका दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, परमाणु की संरचना। इसका ये 12वां वीडियो है। पिछले वीडियो में मैं आपको क्वांटम संख्याएं पढ़ा रहा था, जिसमें मुख्य क्वांटम संख्या और दिगंशी क्वांटम संख्या ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको पिछले दो क्वांटम संख्याओं में बताया कि जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो मुख्य ऊर्जा स्तर को बताता है, जो उसकी कोश को बताता है। ठीक है, प्रथम कोश, द्वितीय कोश, तृतीय कोश ऐसे बताता है। फिर कोश के अंदर जो उपकोश होते हैं उनको बताता है दिगंशी क्वांटम संख्या। जैसे आप कॉलोनी में घुसे तो घर 1 2 3 4 बने हुए हैं, उनको बता रहे हैं मुख्य क्वांटम संख्या। और हर घर के अंदर कितनी मंजिलें बनी हुई हैं वो बता रहे हैं दिगंशी क्वांटम संख्या। ठीक है, कि पहले घर में केवल एक ग्राउंड फ्लोर है, दूसरे घर में ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर है, तीसरे घर में ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर, ऐसा बताते जा रहा है। ठीक है, तो मुख्य क्वांटम संख्या घरों की संख्या यानी कोश की संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या घरों के अंदर मंजिल की संख्या मतलब उपकोशों की संख्या। अब तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या, जो हर मंजिल में, हर उपकोश में कितने कक्ष हैं, कितने रूम हैं उसको बताएगा। ठीक है, तो इसको मैग्नेटिक और बाइटल क्वांटम नंबर कहा जाता है, जिसको m से दिखाते हैं। समन्वय अक्ष के संगत कक्षकों के त्रिविम अभिविन्यास के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, तो ठीक है, समन्वय का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन जिन कोशों में है, जिन उपकोशों में है, जिन कक्षकों में है, उनका ये अभिविन्यास बताता है, त्रिविम, कि किस तरह से वहां पर अरेंज है, किस तरह से उसमें स्थित है। किसी उपकोश के लिए m के 2l+1 मान संभव है, मतलब कि l का मान जितना दिया हुआ है उस l के मान को इस फार्मूले में रखिए तो आपका m का मान निकल आएगा। ठीक है, जैसे इस तरह से आप फार्मूले बना सकते हैं इसका, जैसे इसमें दिया है। अब हम निकालते हैं, देखिए जैसे कि l बराबर 0 आप रखिए। अब इस फार्मूले रखिए l बराबर 0, तो 2 इंटू 0 का बराबर 0 प्लस 1 का मतलब 1, मतलब कि l बराबर 0 है तो m का मान आ रहा है 1 आ रहा है, ये देखिए इस फार्मूले में रखने पर। और 1 का मतलब है कि केवल एक ही उपकोश है, एक उपकोश। ठीक है, जो कि s है, s उपकोश है। ठीक है, इसी तरह से l का मान 1 रखते हैं और इस फार्मूले में रखें तो पहले तो आप देखिए कि m का मान l माइनस से लेकर के प्लस तक जाता है। तो एक लिखे l का मान 1 है अगर, तो -1 0 +1 इतना जाएगा। समझ पाए इसको? यहां पर थोड़ा विशेष ध्यान देंगे। l का मान जितना है उसको माइनस से लेके प्लस तक ले जाना है। जैसे l का मान 0 रखे तो -0 0 और +0 लिखोगे तो इसका कोई मतलब नहीं, केवल 0 आएगा, है ना। लेकिन जब l का मान 1 लिख दिए तो -1 0 +1, l का मान 2 लिखेंगे तो -2 -1 0 +1 +2 ऐसा लिखेंगे। मतलब जितना l का मान है उसके माइनस से शुरू करेंगे और प्लस तक लेके जाएंगे। और जब उस फार्मूले में रखेंगे, इस फार्मूले में रखेंगे तो m कितने हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो l का मान 1 रखिए और इस फार्मूले में रखिए, तो इस फार्मूले में इसका मान आ रहा है 3। ठीक है, तो ये हो गया 3p, क्योंकि l बराबर 0 का मतलब है s, l बराबर 1 का मतलब है p, 2 का मतलब है d, 3 का मतलब है f। ये तो आपको समझ गए। तो l बराबर 1 का मतलब है यहां पर p, और m का मान आया 3, तो 3p हो गया, इसका मतलब 3p। वो 3p के बारे में बता रहा है। l का मान 2 रखते हैं तो 2 का मतलब है d, और ये -2 -1 0 +1 +2 इतना आपने लिखा। और जब फार्मूले में रखे तो फार्मूले में आया आपका, इस फार्मूले में रखेंगे तो 2 × 2 + 1 बराबर 5, तो 5d के लिए बता रहा है वो, 5d। ये देखिए 5d आ गया। ठीक है, तो d में 5 कक्षक हैं, p में 3 कक्षक हैं, f में 7 कक्षक आएंगे। आप देख के लिख दीजिए, है ना, ऐसा है। तो इस तरह से m का मान प्राप्त होता है। तो अब इस सारणी में देख लीजिए कि n का मान 1 है तो l का मान तो 0 है, तभी n का मान पहले उपकोष में 0 ही रहेगा बस।
तो 1s के बारे में बता रहा है। लेकिन जैसे ही दूसरे कोश में पहुंचते हैं तो यहां पर 2 हो जाएंगे, 2 उपकोश हो जाएंगे, s और p। ठीक है, जबकि 3 तीसरे कोश में जाते हैं तो तीसरे कोश में 3 उपकोश हो जाएंगे, s, p और d। ठीक है, चौथे कोश में जाते हैं तो चौथे कोश में 4 उपकोश हो जाएंगे, s, p, d, f। पांचवें में जाएंगे तो 5 उपकोश हो जाएंगे, s, p, d, f और s, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो हालांकि 4 ही उपकोश तक रहते हैं, जितने भी हमारे पास एलिमेंट हैं अभी फिलहाल खोजे हुए, उसमें 4 उपकोश तक ही दिखते हैं। ठीक है, तो जितना कोश का नंबर रहेगा उसके अंदर उपकोश भी उतने ही रहेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। पहले में 1 ही उपकोश, दूसरे में 2 उपकोश, तीसरे में 3 उपकोश, चौथे में 4 उपकोश, मतलब कोश जो नंबर की कोश रहेगी उतने ही उपकोश रहेंगे, ये मतलब है इसका। ठीक है, किसी परमाणु में प्रत्येक कक्षक n, l और m मानों के समुच्चय द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो कौन सा कक्षक है, किस कोश में है, किस उपकोश में है, कौन सा कक्षक है, यह सबको n, l, m, s से बताया जा सकता है। अतः क्वांटम संख्या देखिए n बराबर 2, l बराबर 1 और m बराबर 0। अगर इसको निकालेंगे तो दूसरा कोश है, इसका p उपकोश है और इसका s, सॉरी एक ही उपकोश, ऐसा है। ठीक है, तो ये देखिए p उपकोश के बारे में बता रहा है। ठीक है, यहां दी जा रही तालिका में उपकोश और उससे संबंधित कक्षों की संख्या दिया गया है। देखिए l का मान 0 है तो उपकोश केवल s रहेगा, एक ही रहेगा। ठीक है, अगर l का मान 1 है तो p 3 कक्षक, 2 है तो d 5 कक्षक, 3 है तो f 7 कक्षक। उसके बाद 4, 5 वाले एक्चुअली सैद्धांतिक रूप से तो हैं लेकिन प्रैक्टिकली नहीं होते। हमारे जो एलिमेंट है 105 एलिमेंट, उनमें वो नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षकों की संख्या बताता है कि हर एक उपकोश में कितने कक्षक हैं, इसको बताता है। ठीक है, ठीक। अब है इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण s। तो देखिए यहां पर इसको चौथी क्वांटम संख्या के रूप में नहीं लिखा है, लेकिन असल में ये चौथी क्वांटम संख्या मानी जाती है, जो किसी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है उनके चक्रण को बताता है। जैसे मान लो ये कोई कक्ष है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका चक्रण विपरीत रहता है, तभी ये एक साथ रह सकते हैं, तभी ये एक दूसरे के जो ऊर्जाएं हैं, एक दूसरे का जो अपकेंद्री बल है उसको बैलेंस कर पाते हैं और तब एक साथ रह पाते हैं। क्योंकि अगर दोनों एक ही दिशा में चक्रण करेंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देंगे और उस कक्ष में नहीं रह पाएंगे, इसलिए दोनों का चक्रण अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, ये आगे के नियमों में हम समझेंगे इसको। किसी परमाणु कक्षक के लिए चिन्हित तीनों क्वांटम संख्याओं को उसकी ऊर्जा, आकार और अभिविन्यास को परिभाषित करने में प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो n, l और m क्वांटम संख्या वो इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति को बताने में सक्षम है, क्यों किस कोश में, किस उपकोश में, किस कक्षक में है, ये बता सकता है। लेकिन जब हम इनका स्पेक्ट्रम निकालते हैं, इसी ऐसे परमाणु का जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, उनका स्पेक्ट्रम निकालते हैं तो उसमें कुछ महीन महीन ऐसी रेखाएं मिलती है स्पेक्ट्रम की, प्रकाश की, जो ये बताता है कि इन तीनों क्वांटम संख्या के अलावा कोई और क्वांटम संख्या भी होनी चाहिए, तभी इतने पास पास की 2 या 3 रेखाएं आपस में मिलती हैं। ठीक है, बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं में देखे गए रेखा स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में ये क्वांटम संख्याएं पर्याप्त नहीं है। 3 क्वांटम संख्याएं ये पर्याप्त नहीं है ऐसे परमाणु में जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन है जैसे हाइड्रोजन में, तो वो तीनों के द्वारा हम व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 इलेक्ट्रॉन भी हो गए तो ये तीनों पर्याप्त नहीं होते, फिर एक और की जरूरत पड़ती है। इनमें से कुछ रेखाएं द्विक यानी 2 रेखाएं पास पास तथा कुछ रेखाएं त्रिक यानी 3 रेखाएं पास पास होती हैं। मतलब इनसे निकलने वाला जो प्रकाश है, ऐसे परमाणु जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, उनसे निकलने वाला जो प्रकाश स्पेक्ट्रम है, उसमें जो स्पेक्ट्रम की रेखाएं हैं, कुछ रेखाएं बहुत पास पास होती हैं। ठीक है, तो उनकी व्याख्या करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तीनों क्वांटम संख्याओं द्वारा अनुमानित ऊर्जा के अलावा यह कुछ और ऊर्जा स्तरों की उपस्थिति का संकेत करता है। तो अतिरिक्त ऊर्जा है, अगर एक से ज्यादा रेखाएं वहां पर हैं तो कुछ अतिरिक्त ऊर्जा है तब तो है, नहीं तो एक ही रेखा मिलती। अगर
जो हम ऊर्जाएं पढ़ रहे हैं उसके अनुसार होती तो। इसके आधार पर 1925 में जॉर्ज उलेनबैक और सैमुअल गॉडस्मिट, ये दो साइंटिस्ट हुए जिन्होंने एक चौथी क्वांटम संख्या की उपस्थिति का वर्णन किया। तो मैंने कहा ना कि ये चक्रण जो है ये चौथी क्वांटम संख्या है जो इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण क्वांटम संख्या कहलाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अपने आप में भी घूम रही है, जैसे कि ये सूर्य है, ठीक है, सूर्य है और ये पृथ्वी है, अर्थ है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रही है, लेकिन पृथ्वी अपने आप में भी ऐसे घूम रही है। ठीक है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन है, नाभिक के चारों ओर ऐसे चक्कर काट रही है जरूर, लेकिन अपने आप में भी ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है। ठीक है, तो वो जो अपने आप में घूम रही है उसे अपना प्रचक्रण कहते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर ठीक वैसे ही प्रचक्रण करता है जैसे सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते समय पृथ्वी अपने अक्ष पर प्रचक्रण करती है। तो मैंने अभी बताया ना पृथ्वी अपने आप में घूमती है। दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रॉन में आवेश और द्रव्यमान के अतिरिक्त नैज इंट्रिंसिक प्रचक्रण कोणीय संवेग होता है। अब इसको समझिए, कोणीय संवेग आप किसको पढ़े थे? जो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रही है एक पथ में नाभिक के चारों ओर, तो ये उसका कोणीय संवेग था। लेकिन जब वो अपने आप में ऐसे घूम रहा है तो वो उसका अपना कोणीय संवेग रहेगा जो किसी दूसरे से संबंधित नहीं है। और अपनी चीज होती है निजी। निजी का मतलब है नैज, जो मेरे अंदर है, जिसको अपन इंट्रिंसिक कहेंगे। इंट्रिंसिक मतलब आंतरिक, निजी। तो निजी के लिए ही यहां पर नैज शब्द का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो ये जो अपने आप में घूम रहा है उसका अपना भी एक कोणीय संवेग है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग एक सदिश राशि है। ठीक है, तो उसकी भी एक दिशा है, चाहे तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, लेकिन उसकी अपनी एक दिशा है। इसके किसी चुने हुए अक्ष के सापेक्ष दो अभिविन्यास हो सकते हैं जिनमें प्रचक्रण क्वांटम संख्या ms के द्वारा भेद किया जा सकता है। तो दो अभिविन्यास कौन कौन से हो सकते हैं? तो अगर वो राइट हैंड घूम रहा है तो इसको हम प्लस हाफ कहेंगे, और लेफ्ट हैंड घूम रहा है तो माइनस हाफ कहेंगे। हो सकता है दोनों में से कोई एक कहेंगे। इन्हें इलेक्ट्रॉन की दो प्रचक्रण अवस्थाएं या स्पिन स्टेट्स भी कहते हैं। आमतौर पर वे जो है ये अपराइट एरो यानी ऊपर तीर के हिसाब से, और या डाउनवर्ड एरो निचले तीर के अनुसार हम इसको दिखाते हैं। तो स्पिन अप स्पिन डाउन यानी कि राइट हैंड या लेफ्ट हैंड घूम रहा है उसके आधार पे हम इसको दिखाते हैं। तो इसीलिए कक्षक में हम इसको इसी तरह से तीर के हिसाब से ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, विभिन्न ms मतलब विभिन्न चक्रण क्वांटम संख्या मान वाले दो इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ और दूसरा हाफ विपरीत प्रचक्रण वाले कहलाते हैं। तो दोनों अपोजिट दिशा में घूम रहे हैं। किसी कक्षक में दो से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते और दोनों का विपरीत प्रचक्रण होना चाहिए। इसको मैंने पहले ही बता दिया है कि किसी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है उनका चक्रण विपरीत होना चाहिए। एक जैसे चक्रण रहेगा तो वो एक साथ नहीं रह सकते। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि चारों क्वांटम संख्याएं निम्नलिखित जानकारियां देती हैं। तो पहला, n जो मुख्य क्वांटम संख्या है इससे कोश का बोध होता है, मतलब घर की संख्या। कॉलोनी में पहला घर, दूसरा घर, तीसरे घर, ऐसी नाभिक के बाद पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश। कक्षक का आकार और उसकी काफी हद तक ऊर्जा को निर्धारित कर देती है। आकार जितना पास में है उसका उतना छोटा आकार है और उसमें ऊर्जा उतनी कम है। जितनी दूर रहेगी उसका आकार उतनी ज्यादा और उसमें ऊर्जा भी उतनी ज्यादा होती है। ठीक है, और हर कोश में उतने उपकोश होते हैं। पहले कोश में एक उपकोश, दूसरे कोश के अंदर दो उपकोश, तीसरे अंदर के अंदर तीन उपकोश। पहले घर में एक ही, दूसरे घर में 2 फ्लोर, तीसरे घर में 3 फ्लोर, ऐसा। ठीक है, तो nth कोश में n उपकोश होते हैं। जितना कोश, जितने नंबर की कोश उतने अंदर उसके अंदर उपकोश, जिसको L से कहते हैं। कक्षक की आकृति भी बताता है। ठीक है, प्रत्येक प्रकार के उपकोश में कितने रूम हैं? 2l+1 से
कक्षक की संख्या भी हम निकाल सकते हैं, जो कि चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा बताया जाता है। अर्थात प्रत्येक उपकोष में s कक्षक 1 रहेगा, l बराबर 0, 3 p कक्षक l बराबर 1 और 5 d कक्षक l बराबर 2 और 7 f कक्षक l बराबर 3 रहेगा, जो इसमें नहीं दिया है। L कुछ हद तक बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के कक्षक की ऊर्जा का भी निर्धारण कर देता है। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन है उसके अलावा जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उनके बारे में भी आपको ये काफी हद तक बता देता है कि उसके इलेक्ट्रॉन कहां कहां पर रहेंगे और कैसे कैसे रहेंगे, इसको भी वो बता सकता है। ठीक है, M यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षक के अभिविन्यास को प्रदर्शित करता है। L के दिए गए किसी मान के लिए M के 2l+1 मान होते हैं, ये हमने अभी देखा है। इतनी ही संख्या प्रत्येक उपकोष में कक्षकों की होती है। इसका अर्थ है कि कक्षकों की संख्या उनके अभिविन्यासों के तरीकों के बराबर होती है। ठीक है, तो पहले तल पे यानी नीचे भूतल में एक ही कक्ष रहेगा, दूसरे में 3, तीसरे में 5 और चौथे में 7 कक्ष होते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रचक्रण के अभिविन्यास को ms बताते हैं। ठीक है, तो ms यानी स्पिन क्वांटम संख्या। ठीक है, ये उसके चक्रण को बताता है। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो अब हम उदाहरण देखते हैं। ठीक है, पहला उदाहरण हम देखेंगे। मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 लिखा है, से संबंधित कक्षकों की कुल संख्या क्या होती है। तो अब देखिए n बराबर 3 है तो l कितना होगा। l होता है 0 से लेकर के n-1 तक, है ना। तो n बराबर 3 है तो 0, 1 और 2 ऐसे ही होगा, है ना। तो देखिए 0, 1, 2 ये n का मान है। अब l का मान 0 मतलब s, ये p और ये d, तो s में 1 कक्षक, इसमें 3 कक्षक और इसमें 5 कक्षक, तो 5, 3, 1, 8 कक्षक टोटल निकलेंगे। हम लोग हल करेंगे तो देख लीजिए। देखिए 3s कक्षक है ये। क्यों 3s कक्षक है। l बराबर 0 जो है, l बराबर 0 को देखेंगे तो 3s है, क्योंकि n बराबर 3 है और s 0 बराबर s, 1 बराबर p, 2 बराबर d। तो l बराबर 0 को कहेंगे तो s है, उसके बाद p है, उसके बाद d है। तो देखिए l बराबर 0 3s कक्षक होता है, जिसके लिए n बराबर 3, l बराबर 0 और m बराबर 0 हुआ। ठीक है, ये मैं पहले ही बता चुका। उसके बाद l बराबर 1 के लिए हम 3p लिखेंगे, क्योंकि n 3 है, l बराबर 1 तो p 3p। अब p में -1, 0, +1 यानी 3 कक्षक हुए। और 3d के लिए 3 यानी n बराबर 3 और l बराबर 2। ठीक है, और 2 हुआ तो -2, 1, 0, +1 और +2 यानी 5 कक्षक, है ना। तो कक्षकों की कुल संख्या कितनी हुई। 5 और 3 8 और 1 9 हुआ। मैं कैलकुलेशन गलत कर दिया, 9 हुआ। ठीक है, कक्षकों की संख्या 9 हुई। तो इसको तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। और सिंपल फार्मूला है कि n का स्क्वायर रखिए, n बराबर 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर बराबर 9 कक्षक। आप सीधा सीधा भी निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे सीधा केवल एक स्टेप में निकाल के आपको नहीं लिखना है, आपको इस तरह से डिटेल करके लिखना है। ठीक है, तो इसमें n बराबर 3 है तो l के 0, 1 और 2 के लिए अलग अलग मान निकालना है ना। तो ये हो गया 3s, ये हो गया 3p और ये हो गया 3d। d में 5, इसमें 3, इसमें 1, तो 5, 3, 8, 1, 9 कक्षक हो गया। बस ऐसे तो निकाले हैं हम लोग सिंपल से, है ना। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखते हैं। sp-df संकेतन का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित क्वांटम संख्या वाले कक्षकों के बारे में बताइए। ठीक है, तो क्या है n बराबर 2, l बराबर 1, तो यह हो गया 2p, ये 2p हो गया। n बराबर 5, l बराबर 3, तो ये हो गया 5। ठीक है, और s p देखिए 0s p d सॉरी d और f यानी 5f के बारे में है, ये 5f है। ठीक है,
और ये क्या है, तो 4s है ये, और ये है 3spd, 3d है ये। अब देखिए निकाल के निकला है कि नहीं, पहले में आप देखिए n बराबर 2 है, l बराबर 1 है, तो 1 का मतलब होता है p, तो 2p हुआ। 4 है, l बराबर 0 का मतलब है 4s। 5 है, 3 का मतलब है क्या, 5s, और 2 का मतलब है d यानी 3d, तो वही लिखा है देखिए वहां पर। तो आपको l का मान ध्यान रखना है, 0 का मतलब s होता है, 1 का मतलब p होता है, 3 का मतलब f होता है, 2 का मतलब d होता है। तो s p d f ये आपको याद रखना है, तो ऑटोमेटिक वो लिखा जाएगा, इसमें कोई चीज को कैलकुलेट करने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे परमाणु कक्षकों की आकृति। ठीक है, तो जो आप s p d f लिखे हैं, f का तो हमको आकृति नहीं देखना है, वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन d तक की आकृति हमको यहां पर समझना है। ठीक है, तो s वाली की आकृति जो है वो गोलाकार होती है, वृत्ताकार। p वाले की आकृति करीब करीब डमरू जैसी होती है, डम्बल से। और d की आकृति जो है ये 4 पत्तियों जैसे क्लोवर लीफ के जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, तो उसको हम यहां पर देखेंगे। ठीक है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कक्षक तरंग फलन अथवा साई का अपने आप में कोई भौतिक अर्थ नहीं होता है। तो कक्षक के बारे में हम साई के द्वारा निकालते हैं, तरंग फलन का अपना कोई अर्थ नहीं है। हालांकि तरंग फलन का जो स्क्वायर है, साई स्क्वायर, उसका अपना कोई भौतिक अर्थ होता है। यह केवल साई जो है केवल इलेक्ट्रॉन के निर्देशांकों, कोऑर्डिनेट्स का गणितीय फलन होता है। मतलब आप जब गणित लगाओगे श्रोडिंगर इक्वेशन में, तो उससे जो फल प्राप्त होगा सिर्फ उसका मतलब है। यद्यपि विभिन्न कक्षकों के लिए r यानी नाभिक की दूरी के फलन के रूप में संगत तरंग फलन आरेख भिन्न भिन्न होते हैं। तो ठीक है, कक्षक जो है नाभिक से कितना दूर है, पास में है या उससे दूर है, इसका हमको r के माध्यम से फलन निकालना है। ठीक है, चित्र 2.12 का देखिए, ये 1, 2, ठीक है, तो इसमें जो का वाला है यानी ये और ये वाला, ये तरंग फलन r का एक ग्राफ है, और जो ख में ये दोनों हैं, ये तरंग फलन स्क्वायर का r के साथ फलन है। ठीक है, तो इनको हमको समझना है। देखिए, ये 1s के लिए है ये दोनों, और ये 2s के लिए है। तो सिंपल पहले समझिए कि 1s का जो रेडियस है तरंग फलन के साथ, तो 1s का रेडियस जो है वो 40, 60, 120, 160 के आसपास है। ठीक है, तरंग फलन में रेडियस देखिए कि 0.0, 0.8 दोनों में 0.04, 0.08 ऐसा लिखा है ना। तो दोनों का जो ग्राफ है लगभग एक जैसा है। थोड़ा सा यहां पर आप देख सकते हैं कि तरंग फलन जो है शुरू में बहुत ज्यादा है, और जैसे जैसे हम रेडियस बढ़ाते हैं तरंग फलन 0 की ओर अग्रसर है। 1s के लिए ये 1s का है, लेकिन 2s का आप देखिए कि जैसे जैसे आप रेडियस बढ़ाते हो तरंग फलन पहले 0 की ओर जाता है, फिर थोड़ा सा बढ़ जाता है, एकदम 0 से थोड़ा ऊपर उठ के, मतलब 0 से माइनस में जाता है पहले, फिर 0 में आ जाता है। रहता 0 में ही है, देखिए इसमें भी 0 में है, लेकिन पहले ये 0 से भी कम चले जाता है, -10 में चले जाता है। ठीक है, 2s का जब आप रेडियस बढ़ाते हो तो तरंग फलन। ठीक है, लेकिन तरंग फलन का स्क्वायर आप देखिए, है ना, 1s के लिए और 2s के लिए, इन दोनों के लिए देखिए। तो 1s के लिए देखिए कि तरंग फलन का स्क्वायर जैसे जैसे आप रेडियस बढ़ाते हो, जो कोश है उसकी दूरी बढ़ाते हो, तो तरंग फलन 5000 से नीचे उतर करके 0 तक आकर के कंटिन्यू 0 हो जाता है। लेकिन 2s वाला 300 से नीचे उतर के 0 तक तो आता है, लेकिन रेडियस बढ़ाने पे फिर थोड़ा बढ़ता है
और फिर जीरो में चला जाता है। तो ये एक थोड़ा मैक्सिमा आपको बीच में एक बार मिलता है तरंग फलन के स्क्वायर में, ठीक है। लेकिन केवल तरंग फलन लेंगे तो ये जीरो से नीचे माइनस में जाके फिर जीरो में चढ़ता है, तो यहां पर भी थोड़ा बढ़ता है। तो 1s वाला तो सीधे जीरो में उतर आता है, लेकिन 2s वाला जीरो से कम होके फिर जीरो में जाता है, और यहां पर जीरो से थोड़ा बढ़ के फिर जीरो में जाता है। मतलब बीच में थोड़ा बढ़ता है दोनों में, तरंग फलन में, तरंग फलन के स्क्वायर में भी, ठीक है। इसको इसी तरह से समझते हैं। तो इसमें सब कुछ ये बनाया हुआ है जर्मन भौतिक विज्ञानी मैक्स बोर ने, जो बताया इसमें तरंग फलन के बारे में, उसको जो मैं बताया वही लिखा हुआ है। तो आप इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, इसमें कोई ज्यादा चीज नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पर उसी चीज का डिस्क्रिप्शन दिया है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि इसको पढ़ोगे ना तो आपको कोई बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो मैं बताया उसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एक चीज आप ध्यान रखिए कि कक्षक में वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रायिकता घनत्व शून्य हो जाता है वो नोडल सतह कहलाती है। इसको जरा ध्यान रखेंगे कि जो नाभिक के चारों ओर जो कोश हैं, उपकोश हैं, कक्षक हैं, उनमें कुछ ऐसी जगह होती हैं जिनको हम नोडल सतह कहेंगे या नोड कहेंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना या उसका घनत्व की संभावना, प्रायिकता बहुत कम है, उसको नोडल सतह या नोड कहते हैं। तो ये शब्द आप जरूर ध्यान रखेंगे कि नोड या नोडल सतह वो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रायिकता लगभग शून्य है, ठीक है। सामान्यतः ns कक्षक के n-1 नोड होते हैं, मतलब जितने भी कक्षक हैं उससे एक कम नोड होते हैं, ठीक है। जैसे पहला कक्षक है तो 0 नोड होंगे, दूसरा कक्षक है तो 1 नोड होंगे, तीसरा कक्षक है तो 2 नोड होंगे एस वाले में। तो मुख्य क्वांटम संख्या n के साथ नोडों की संख्या भी बढ़ते जाती है, लेकिन उससे एक कम रहती है। दूसरे शब्दों में 2s कक्षक के लिए नोडों की संख्या 1 रहेगी, 3s के लिए 2 होती है, 4s के लिए 3 होती है, इस तरह से बढ़ते जाती है। मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना नहीं है, ऐसे जगह उसे नोड कहते हैं। यह प्रायिकता घनत्व परिवर्तन आवेश अभ्र के पदों में समझे जा सकते हैं, ठीक है। चित्र 2.13 का, ठीक है, ये देखिए यहां पर आप देखिए 1s और 2s के पाए जाने की संभावना देखिए। 1s में देखिए कि ये नाभिक है, इसके आसपास इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन 2s में देखिए कि नाभिक के ठीक पाए जाने, पास में पाए जाने की संभावना कम है, क्योंकि आपको पता है ना 2s मतलब दूसरे कोश का उपकोश है, तो ये दूसरे कोश में पाए जाने की संभावना ज्यादा है। ये देखिए इसमें पहले कोश में पाए जाने की संभावना ज्यादा है। उसी को आप यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है सबसे ज्यादा उजाला है पास में, यहां पर उजाला कम हो गया, थोड़ा सा फैल गया, बाहर में है उजाला, है ना, ऐसा है। तो ये उपकोश में पाए जाने की संभावना है, ठीक है। इन चित्रों में बिंदुओं का घनत्व उस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन प्रायिकता का घनत्व दर्शाता है, पहले वाले में, क वाले में, ठीक है। कक्षकों की आकृति को विभिन्न कक्षकों के लिए स्थिर प्रायिकता घनत्व वाले सीमा सतह आरेखों द्वारा काफी सही ढंग से प्रदर्शित किया जा सकता है। अभी हम उसको देखेंगे। इस निरूपण में किसी कक्षक के लिए एक ऐसी परिसीमा सतह या परिपृष्ठ कांटूर सरफेस को आरेखित किया जाता है जिसमें प्रायिकता घनत्व साई स्क्वायर का मान स्थिर है ना। तो वहां पर हम साई स्क्वायर का मान रखेंगे। सैद्धांतिक रूप में किसी कक्षक के लिए ऐसे कई परिसीमा सतह आरेख संभव होते हैं, परंतु किसी दिए गए कक्षक के लिए स्थिर प्रायिकता घनत्व वाले केवल वही परिसीमा सतह आरेखी कक्षक की आकृति के अच्छे निरूपण माने जाते हैं जिनके द्वारा निर्धारित क्षेत्र आयतन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता काफी अधिक होती है। तो हम परिसीमा सतह आरेख अगर बनाते हैं तो जिसमें हम प्रायिकता ज्यादा दिखाएंगे, जहां पर होना चाहिए वही आरेख सबसे सही होता है, ठीक है। जैसे 90% से अधिक वहां पर प्रायिकता हो। 1s और 2s कक्षा को लेकर परिसीमा सतह आरेखों को चित्र 2.13 के ख में दर्शाया गया है ना। वो जो आपके ऐसे दिख रहे हैं जो, इनको दर्शाया गया है आसपास में, ठीक है, ये ऐसा दिखाया गया है। आप पूछ सकते हैं कि हम ऐसा परिपृष्ठ आरेख क्यों नहीं बनाते जिनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता 100% हो। क्योंकि देखिए
अगर आप कहेंगे इसका हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, तो ये बताएगा ना कि किसी निश्चित जगह पे इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग का निर्धारण एक साथ संभव नहीं है, इसलिए 100% प्रायिकता भी आप नहीं बता सकते। इसका उत्तर यह है कि नाभिक से किसी निश्चित दूरी पर भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की कुछ प्रायिकता अवश्य होती है, भले ही उसका मान बहुत कम क्यों ना हो। मतलब ये है जैसे कि मान लो पहले इलेक्ट्रॉन है, तो ठीक है कि पहले कोष में पाए जाने की प्रायिकता सबसे ज्यादा है, लेकिन दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें कोष में भी उसके मिल जाने की प्रायिकता होती है थोड़ी बहुत, भले ही वो नगण्य हो, 1-2% हो, लेकिन होती है, क्योंकि जैसे ही ऊर्जा ग्रहण करेगा वो दूसरे तीसरे कोष में भी जा सकता है। तो संभावना तो है ना, इसलिए हम 0 नहीं लिखते। तो वहां पर हम 100% नहीं लिख सकते कि भाई यहीं पर 100% रहेगा तो बाकी जगह पे 0, और बाकी जगह पर 1-2% भी है तो ये 100% आप नहीं लिख सकते। इसलिए निश्चित आकार के ऐसे परिसीमा सतह आरेखों को बनाना संभव नहीं है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता 100% हो। ठीक है, वो तो मैं आपको बताया। इस कक्षक के लिए परिसीमा सतह का आरेख गोली होता है ना, जिसके केंद्र में नाभिक है, गोलाकार होता है इस कक्षक। और बाकी कक्षक कैसे होते हैं, डमरू के आकार के होते हैं या और थोड़ा जटिल होते हैं, ये हम देखेंगे। दो विमाओं में यह गोला एक वृत्त की तरह दिखाई देता है। इस गोले की परिसीमा के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता 90% होती है, बाकी 10% उस गोले के बाहर पाए जाने की संभावना है। भले वो तब पाई जाएगी जब उसमें ज्यादा ऊर्जा रहेगी, नहीं तो नहीं पाई जाएगी, इसका ये मतलब है। इस प्रकार 1s और 2s कक्षक गोलीय आकृति के हैं। वास्तव में सभी s कक्षक गोली ही होते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि n के बढ़ने के साथ s कक्षक का आकार भी बढ़ जाता है। भाई ठीक है कि जितना ज्यादा दूर में कोश रहेगा उसमें जो s कक्षक रहेंगे वो सबसे ज्यादा दूर में रहेंगे तो उनका आकार बड़ा रहेगा। तो 4s सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ये होते चले गए हैं। और मुख्य क्वांटम संख्या के बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते जाते हैं। ये तो आप शुरू से समझ रहे हो कि 4s मतलब चौथे कक्षक, चौथे कोश में है, ये तीसरे कोश में है, दूसरे कोश में है, पहले कोश में है। तो जितना ज्यादा कोश उतने दूर, उनका आकार उतना बड़ा कोश का, तो उनके अंदर के उपकोशों की आकार बड़ी। चित्र 2.14, ठीक है, आगे देखते हैं 2.14। ये देखिए, इसे पी कक्षक है। एस कक्षक तो आप देख लिए, पी कक्षक। पी कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन है एक्स में, वाई में और जेड में, ये जेड और वाई, ठीक है, तीनों में ये उपस्थित हो सकते हैं। तो इसको भी हम समझेंगे। तो डमरू के आकार के दिख रहे हैं, देख सकते हैं, ठीक है, इनकी आकृति। चित्र 2.14 में 3 2p कक्षकों के परिसीमा सतह आरेख दिखाए गए हैं, मतलब पी कक्षक दिखाए गए हैं। इन आरेखों में नाभिक मूल बिंदु पर होता है, जहां एस कक्षकों के विपरीत परिसीमा सतह आरेख गोलाकार नहीं होते हैं। मतलब ठीक बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऐसे बने हुए हैं, ऐसे बने हुए हैं, या ऐसे बने हुए हैं, ऐसे, या ऐसे बने हुए हैं, ऐसे। यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इसमें ऐसे घूमेंगे इलेक्ट्रॉन, या ऐसे घूमेंगे, या ऐसे घूमेंगे, लेकिन बीच में ऐसे नहीं घूमेंगे पी कक्षक के इलेक्ट्रॉन। वही बोल रहा है ये, ठीक है। यहां इसकी अपेक्षा प्रत्येक पी के 2 भाग होते हैं जिन्हें पालियां कहते हैं, लोब्स। जैसे ऐसे किया, ऐसे किया है, तो ये 2 लोब्स हैं। इलेक्ट्रॉन या तो यहां होंगे या यहां होंगे कहीं पर, ठीक है। ये नाभिक से गुजरने वाले तल के दोनों ओर स्थित होते हैं, एस, वाई या जेड अक्ष में। जहां दोनों पालियां एक दूसरे को स्पर्श करती हैं, उस तल पर प्रायिकता घनत्व फलन 0 होता है। मतलब ये यहां और यहां है, तो यहां पर पाए जाने की प्रायिकता 0 है, इधर और इधर पाए जाने की प्रायिकता 90% है। तीनों पी कक्षकों की आकृति और ऊर्जा एक समान होती है, ठीक है। ये कक्षक केवल पालियों के अभिविन्यासों में आपस में भिन्न होते हैं, क्योंकि पालियां एक्स, वाई या जेड अक्षों की ओर निर्दिष्ट मानी जा सकती हैं, ठीक है। इसलिए उन्हें 2px, py, pz के द्वारा दर्शाया जाता है, और इन्हीं को हम -1, 0 और +1 के रूप में देखे थे l के हिसाब से। क्योंकि l बराबर आपने 1 लिखा था, तो -1, 0 और +1 तक गया, यानी तीनों को हम ये दिखाएंगे। ये माइनस प्लस जो है उनकी कोई वैल्यू कम ज्यादा नहीं करती है, वो सिर्फ उनका निशान ही है, उनका सिंबल है, ठीक है। और एक्स, वाई और जेड अक्षों के बीच कोई संबंध नहीं है। हमारे लिए याद रखना पर्याप्त है कि चूंकि एल के 3 मान संभव होते हैं, अतः 3 पी कक्षक होंगे जिनके अक्ष आपस में एक दूसरे के लंबवत होते हैं। एस कक्षकों की तरह
पी कक्षकों के लिए भी मुख्य क्वांटम संख्या के बढ़ने के साथ कक्षकों का आकार और ऊर्जा बढ़ते जाते हैं। जैसे 4p का ज्यादा, फिर 3p 2p इनका कम होते चले जाता है। और इसी तरह से s के जैसे पी कक्षकों के प्रायिकता घनत्व फलन भी शून्य से गुजरते हैं। नोडों की संख्या n-2 द्वारा दिखाई जाती है। n-2 मतलब 3p के लिए ये 3-2 = 1 होगा। तो इसमें नोडों की संख्या केवल एक है, त्रिज्य नोड एक है, नोडों की संख्या एक है। 4p के लिए 2 और 5p के लिए 3। मतलब जितने भी ये n का मान लिखा है इसमें -2 कर दो, उतनी जो बचेगी वो उसके नोड की संख्या है जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना नहीं के बराबर है। तो यहां पर सिर्फ एक जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना नहीं होती है, और वो होती है ये जहां पर काटा हुआ है। ठीक है, ऐसा है। l बराबर 2 के लिए कक्षक d कक्षक कहलाता है। मुख्य क्वांटम संख्या n का मान 3 है। l का मान n-1 से अधिक नहीं हो सकता। m के l के 5 मान होंगे, -2, मतलब ये d कक्षक की बात कर रहा है। अब l बराबर 2 है तो -2, -1, 0, +1 और +2 यानी 5 कक्षक होगा। यहाँ पर 5 डी कक्षक है। डी कक्षकों के परिमा सतह आरेख 2.15 में दिखाए गए हैं। तो ये देखिए डी कक्षक ऐसे बना हुआ है। ठीक है, तो पहला वाला DXY है। तो XY क्या है कि आप X और Y खींचते हो तो इनके ठीक बीच में इनके लोब्स हैं, देख सकते हैं XY। ठीक है, दूसरा है आपका XZ। ये देखिए X है और Z है, इनके बीच में है। ठीक है, तीसरा है YZ है ना, तो ये Y है और Z है। Y और Z लिखना था, ये X लिख दिया है, तो इनके बीच में है ये। ठीक है, और DX² -Y²। ठीक है, तो ये X है और ये Y है, इनको काटने वाले अक्ष पे है। ये देखिए X और Y के काटने वाले अक्ष पे है। और तीसरा है Z², तो इसका बड़ा स्पेशल है, आप देख सकते हैं कि ये इस टाइप का थोड़ा अलग टाइप का है। इसमें चारों कक्षक एक जैसे हैं, लेकिन ये कक्षक थोड़ा अलग टाइप का है, Z² वाला। तो इनका आकार जो D वाले का आकार वो P वाले से भी अलग है। ठीक है, अब पांच डी कक्षकों को DXY, YZ, ZX, X² Y² माइनस है और Z² इसके दिखाए जाते हैं। इसको जरा ध्यान रख लेंगे, XY, YZ, ZX, X² -Y² और Z²। ये थोड़ा याद करने वाली बात है बस। ये 5 कक्षक होते हैं। पहले 4 डी कक्षकों की आकृति एक जैसी होती है और 5वीं DZ² की आकृति भिन्न होती है। देख सकते हो आकृति मैंने आपको दिखाया भी, लेकिन पांचों कक्षकों की ऊर्जाएं बराबर हैं, ध्यान रखेंगे आप। अब n जो है 3 है डी कक्षकों के लिए, और उससे ज्यादा का अगर है 4D 5D तो इनकी भी आकृति एक जैसी है, लेकिन ऊर्जा ज्यादा होती चली जाएगी और आकृति भी ज्यादा होती चली जाएगी। तो चाहे डी कक्षक में 3 का है, 4 का है, 5 का है, किसी भी डी का है, तो उनकी आकृति तो वैसी रहेगी, लेकिन ऊर्जा और आकार बड़ा हो जाएगा। और त्रिज्य नोड जहां पर प्रायिकता घनत्व शून्य रहेगा, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य रहेगी। के अलावा NP और ND कक्षकों के लिए प्रायिकता घनत्व फलन तल पर शून्य होते हैं। यह नाभिक से गुजरते हुए तल पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए PZ कक्षक में XY तल नोडल तल है। XY कक्षक में नाभिक से गुजरने वाले और Z कक्ष पर XY तल को भेदते हुए 2 नोडल तल होते हैं, इन्हें कोड़ी नोड कहते हैं। और कोड़ी नोडों की संख्या L से दी जाती है। P कक्षकों के लिए 1, D कक्षकों के लिए 2, अन्य के लिए इस प्रकार 3, 4 नोडों की कुल संख्या n-1 और अर्थात कोड़ी नोड L और त्रिज्य नोड n-L-n का योग होता है। ठीक है, कोड़ी नोड और त्रिज्य नोड। नोड का मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य की प्रायिकता है, संभावना है, उसको कह रहा है। ठीक है, और ये मैंने आपको इसके आकार के बारे में बताया। ठीक है, अब जो बाकी चीजें हैं कक्षकों की ऊर्जाएं वगैरह हैं,
वो तो और हुंड रूल्स के द्वारा भरते हैं, इन चीजों को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ें तो ज्यादा सही है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से एक क्लास में ये अब मैं खत्म करने वाला हूं इसकी थ्योरी पार्ट को। उसके बाद में आपको एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको मैं आपको बताऊंगा इसमें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, बाय।